स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है, रियल एनालिसिस। तो इस पेपर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस है, मैं पहले पेज पे मैंने सिलेबस लगाया हुआ है और थोड़ा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, जो पहला सेक्शन है वो है convergent sequences, subsequences, Cauchy sequence in metric spaces, absolute convergence, additional and multiplication of the series। तो शुरू में हम इसको ही गो थ्रू होते हैं सबसे पहले। तो कुछ एक डेफिनेशंस पहले हम डिस्कस करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है मीट्रिक स्पेसेस। तो पहले हम देखते हैं मीट्रिक स्पेस होता क्या है। ठीक है, मीट्रिक स्पेस में से आप क्या समझते हैं और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले कि हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करें तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे मान लो कि आपने रियल एनालिसिस में बीएससी में पढ़ा होता है कि कोई सीक्वेंस है, जैसे 1/n है। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस मतलब माने क्या। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कोई सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आएगी, फिर सेकंड टर्म आएगी, थर्ड टर्म आएगी, फोर्थ, ऐसे चलता जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना, वो स्टॉप हो जाए। वो आगे टर्म में तो हम लिख लिख रहे हैं, लेकिन वो मैग्नीट्यूड वाइज वो लगभग सेम हो जाए। ठीक है जी। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का मतलब है कि सीक्वेंस की जब हम टर्म्स लिखेंगे तो एट सम आफ्टर सम नंबर, जस्ट होल्ड करना। हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, थोड़ा आप थोड़ी देर कॉल करता हूँ आपको ना जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये देखो कि 1/n लिए एग्जांपल, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4। ऐसे अगर मैं इसको लिखते जाऊंगा तो 1/10 कितना हो गया, 0.1, और 1/100, 1/1 लाख। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये टर्म में लगभग 1 लाख के ऊपर आएगा, तो दिस इज 0.0001। तो लगभग जीरो नहीं हो गया ये। आगे भी टर्म में लिखेंगे दैट, तो इट मीन दैट जीरो के आप जीरो पर आके ये क्या हुआ, स्टॉप होगी, जीरो से कभी नहीं बढ़ेगी आगे। मतलब -1 की तरफ नहीं जाएगी कभी भी, 1 से शुरू हुई और चलते चलते ये जीरो पे आके स्टॉप हो गई। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है। अगर हम एक और एक सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस ले लीजिए जैसे n²। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, फिर सेकंड टर्म क्या होगी 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, 16, लाइक दिस। अब आप खुद ही बताओ, ये सीक्वेंस कभी किसी पॉइंट पे रुकेगी क्या। ये तो ऑलवेज बढ़ती ही जाएगी, कभी भी किसी कोई सीक्वेंस को बाउंड ही नहीं कर पाएगा। ये आपने बीएससी में पढ़ रखा, मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर रहा हूं, है ना। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, जो बाउंड ही नहीं हो रही तो वो डाइवर्ज ही करेगी, कन्वर्ज तो वो कर नहीं सकती। तो इसके साथ कुछ हम डेफिनेशन करते हैं, जैसे मीट्रिक की डेफिनेशन करते हैं स्टूडेंट, है ना। तो मीट्रिक क्या होता है,
स्टूडेंट ये क्लास आपकी ना 40 मिनट चलनी है, क्योंकि 40 मिनट के बाद जो है वो अपना ये जो है जूम का जो रिकॉर्ड हो रही है वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो ये देखो, मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस क्या होता है? मीट्रिक स्पेस में एक सेट होगा हमारे पास, और इस सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, whose एलिमेंट्स वी shall call पॉइंट्स। जो एक्स के पॉइंट्स होंगे, एक्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनको पॉइंट्स बोलेंगे। और ये जो सेट एक्स है इसको मीट्रिक स्पेस बोलेंगे इफ विद एनी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑफ एक्स देयर is associated a real number p d of p कॉमा क्यू। देखो इसकी नोटेशन कैसे है, d p कॉमा क्यू, लाइक दिस। इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो फर्स्ट सेमेस्टर में मीट्रिक स्पेस। और इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि P और Q के बीच के जो डिस्टेंस है, या मीट्रिक ऑफ P कॉमा Q, या D ऑफ P कॉमा Q इज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा इफ P एंड Q नॉट इक्वल। दूसरा है कि अगर ये जीरो कब होगा? जब P और Q इक्वल होंगे। यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन P एंड Q आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि मीट्रिक ऑफ P कॉमा Q और Q कॉमा P अगर ये बराबर होने चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई कि चाहे P का Q के साथ डिस्टेंस लेके ले या Q का P के ले, तो डिस्टेंस बराबर ही होगा। और तीसरा, इसको ट्राइंगल इनक्वालिटी भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि P और Q के बीच में एक नंबर ले लिया हमने R। तो P और Q का बीच में जो डिस्टेंस है, यू कैन से, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां से P आ गया, और यहां पे Q आ गया, और यहां पे R आ गया। तो P और Q का जो मीट्रिक है वो मीट्रिक ऑफ पी आर प्लस आर क्यू से छोटा होगा। और इक्वल कब होगा? जब दे आर ऑन ए सेम लाइन। अगर ऐसा हो जाएगा कि यहां पे आपके पास P है और यहां पे आपके पास Q है और यहाँ पे R है ना, तो फिर ऐसे आपके पास बन जाएगा। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो ट्राइंगल के दो सम के छोटा होता है, वो तो हमने पढ़ रखा है ना। तो इस तरह से दो P और Q के बीच में अगर R एक एलिमेंट ले लें x का, तो मीट्रिक ऑफ P कॉमा Q इज लेस देन इक्वल टू मीट्रिक ऑफ P कॉमा R प्लस मीट्रिक ऑफ D R कॉमा Q। और R जो होगा वो यानी x का पॉइंट होगा। अगर स्टूडेंट ये तीन प्रॉपर्टीज, तीन बोल लो या चाहे इसको चार बोल लो, क्योंकि चौथी हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। अगर ये चार प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो x है वो मीट्रिक स्पेस है विद मीट्रिक डी है। एनी फंक्शन विद दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डिस्टेंस और ए मीट्रिक। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्स कॉमा डी भी लिखते हैं। आपको पता ही है कि जब हम मीट्रिक स्पेस लिखना है तो मीट्रिक स्पेस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कॉमा। तो एक इसके साथ मीट्रिक होगा और दूसरा सेट होगा। अब अगर कोई एग्जाम्पल ले हम मीट्रिक का, एग्जाम्पल कर लेते हैं साथ में। तो जैसे अगर हम मीट्रिक डिफाइन कर लें, डी ऑफ, यहां पे मीट्रिक ले लेते हैं हम
डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, या पी कॉमा पी क्यू यूज कर ले रहे हैं, पर पी और क्यू यूज करा हमने, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि डी ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी माइनस क्यू। ओके, तो मॉड में तो हम कब सिमिलर है, बिकॉज मेट्रिक स्पेस ऑलवेज क्या रियल लाइन पे नहीं होगा ना, तो ये रियल लाइन पे हो गया, इसका मतलब एक्स जो होगा वो कहीं ना कहीं दैट इक्वल टू आर। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हमें पता है कि मॉड जो होता है वो ऑलवेज पी माइनस क्यू जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी ऑफ पी कॉमा क्यू पॉजिटिव हो गया। और सेकेंड बोल सकते हैं कि पी माइनस क्यू जीरो होगा, मॉड अगर जीरो होगा दैट इंप्लाइज पी और क्यू बराबर होने चाहिए। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि मेट्रिक ऑफ टी और क्यू जीरो होगा, दैट इंप्लाइज पी और क्यू बराबर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो हमें पता ही है थर्ड प्रॉपर्टी में अगर P माइनस क्यू लिखेंगे चाहे Q माइनस P लिखेंगे फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, मॉड में तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब डी ऑफ पी क्यू और डी ऑफ क्यू पी ये बराबर होंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम P कॉमा इसको लिखें, सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज P माइनस क्यू, और इसमें अगर हम एक नंबर और ऐड कर दें, इसमें थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम P माइनस आर प्लस आर माइनस क्यू कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू P माइनस आर प्लस आर माइनस क्यू, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज ए metric of P comma R प्लस metric of R comma Q। तो चारों प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रूव हो गई। सो आई थिंक मेट्रिक का आइडिया आपको थोड़ा सा हो ही गया होगा कि हम इस तरह से किसी भी सेट को, ये एक्स जो है मेट्रिक स्पेस में, ये एक्स हमारा रियल नंबर भी हो सकता है और आर रेस टू पावर टू भी हो सकता है, आर रेस टू पावर थ्री भी हो सकता है। तो इस तरह से हम मेट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करें डेफिनेशन की। सो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन की बात करें तो ये चल रहा गवर्नमेंट कर रहे हैं गड़बड़ है। तो डेफिनेशन सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें अगर, तो स्टूडेंट अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करें कि व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इसका डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे, ए सीक्वेंस Pn in a metric space X is said to be converse if there exists a point P belongs to X
there is a point P with X following the property for every epsilon greater than 0, there is an integer n such that n is greater than equal to n, implies the metric of p n comma p is less than epsilon. तो फ्रेंड इसको हम समझते हैं, जैसे देखो मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है पी एन, ठीक, और हमने इसको माना कि ये पी को कन्वर्ज कर रही है, तो क्या लिखेंगे? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, m ले लिया हमने, या कैपिटल N भी ले सकते हैं, such that d of Pn comma p is less than epsilon for all n is greater than equal to m. ये सिंपल सा डेफिनेशन है मीट्रिक में। आप अगर ग्रेजुएशन की याद करें तो हम इसकी जगह क्या लिखते थे? हम सिंपल यहां पे ये लिखते थे कि मॉड ऑफ पी एन माइनस पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। पर ये वाला जो सिचुएशन होगा वो तब होगा जब हम मीट्रिक हम मॉड में लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल किया, इफ मीट्रिक ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी कॉमा पी माइनस क्यू मॉड, ये गॉट माय पॉइंट। तो सेम डेफिनेशन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इस डेफिनेशन को समझना है हमने कि व्हाट मीन, इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम फॉर एग्जांपल मॉड के केस में समझते हैं, मीट्रिक तो क्लियर ही हमें। तो मान लो कि मैंने 1/n ले लिया ना, हमारे पास जो सीक्वेंस है जो पी एन है, मान लो वो वन सीक्वेंस 1/n ले लिया मैंने। अब इस सीक्वेंस को हमें पता है किसको कन्वर्ज करती है, 0 को कन्वर्ज करती है। अब हमने यहां पे ये जो m है, ये m फाइंड आउट करके बताना होता है। ये m जो है, ये m कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए फॉर गिवन एप्साइलन मैंने ले लिया, यहाँ पे स्टूडेंट एप्साइलन ले लिया 0.1 ले लिया मान लो, तो हमारे पास बन गया ये वाली चीज क्या बनेगी, 1/n माइनस 0 लेस देन एप्साइलन की वैल्यू होगी 0.1, ठीक है। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये m जो है कैसे मिलता है हमें। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने ये n फाइंड आउट करना है, ठीक। तो मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, 2 पुट किया मैंने, 3 पुट करते चलेंगे हम पुट। ओके, 1 पुट करेंगे तो 1/1 इज 1, 1 इज लेस देन 0.1, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स। 2 पुट करूंगा तो 1/2 लेस देन 0.1, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स। 1.3 पुट किया तो क्या आएगा, लेस देन 0.1, फॉल्स। अब ऐसे पुट करते चलेंगे तो आप क्लियर सी बात है कि ये जो वैल्यू है कब ट्रू होगी, जब हम अगर हम 10 भी पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.1, 1/10 आ गया, अभी भी फॉल्स है। जैसे ही हम यहां पे 11 पुट करेंगे, अब ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि दैट इज 1/11 जो है, 11 जो है वो
1/10 से छोटा है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब इस m मिल गया हमें m। तो स्टूडेंट, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां से क्लियर सी बात है कि m की वैल्यू, m की वैल्यू जब हम n की वैल्यू जब हम क्या पुट कर रहे हैं, 11 पुट कर रहे हैं, तब ये ट्रू हो रहा है ये रिजल्ट। सो इट मीन्स दैट हमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है कंडीशन। तो इसका मतलब n क्या, m की वैल्यू कितनी होगी फिर यहाँ पे 11 हो गई। इसका मतलब n को जब हम 11 पुट करेंगे या 11 से ज्यादा पुट करेंगे तो ये ट्रू होगा। ओके, अब हम यहाँ पे और वैल्यू लेते हैं। हमारे पास कंडीशन है 1/n-0 लेस देन एप्सिलॉन। मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू मैं लेता हूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू लेता हूं मैं 0.01। तो हमारे पास बन गया 1/n मॉड लेस देन इज 0.01। तो 1/n पे मॉड लगाने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने n ढूंढना जो इसको सेटिस्फाई करे। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फॉल्स होगा, 2 पे फॉल्स होगा, 3 पे फॉल्स होगा। तो आप खुद ही देख लो कब ट्रू होगा ये 1/100 है। तो इट मीन दैट जब n की वैल्यू हम 100 पुट करेंगे, सो इट विल बी 99 पुट करेंगे तो 1/99.01 भी फॉल्स है। तो जैसे 1/100 पुट करेंगे तो ये थोड़ा सा इक्वल होना भी फॉल्स है ये। और जैसे ही हम यहाँ पे 1/101 करेंगे तो इट विल बी ट्रू। तो इट मीन्स दैट n की वैल्यू कब ट्रू हुआ जाके ये, जब n की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से रिकनेक्ट हो गया है। सो आप, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें n की वैल्यू जब हम 101 पुट कर रहे हैं तब जाके ये ट्रू हो रहा है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या लेनी चाहिए फॉर दिस, m की वैल्यू यहाँ पे 101 लेनी पड़ेगी, तब ये डेफिनेशन ट्रू होगी। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जैसे एप्सिलॉन को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो एप्साइ इस क्वेश्चन में, इस समझने के लिए अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 0.1 रखा तो एम हमें लेना पड़ा 11। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 0.01 रखा तो एम की वैल्यू लेनी पड़ी हमें 101। इसी तरह से एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम बढ़ाते चलेंगे, एम की वैल्यू 001 ली मान लो, तो ऑब्वियस है एम आपका क्या करेगा, चेंज करेगा ये। ठीक। सो व्हाट यू सी ये जो एम और एप्सिलॉन है दे आर डिपेंडिंग ईच अदर। ओके। तो अब हम वापस इस पे आते हैं, इस डेफिनेशन पे आते हैं। अब यह फर्क इतना है कि यहाँ पे मीट्रिक में लिखना है हमने, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मीट्रिक में देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है पी एन, ये
इस पी को कन्वर्ज कर रहा है ना। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन, ये देखो, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज एन इंटीजर एम, मैंने एम लिया, यहाँ पे एन है, ठीक। सच दैट दिस रिलेशन या दिस इनक्वालिटी, मेट्रिक ऑफ पी एन कॉमा पी लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब एन जो होगा एम से बड़ा होना चाहिए। तो हमें ये कहीं ना कहीं एम फाइंड आउट करना होता है। सो वी say that this Pn is converges to P, or uh, that P is the limit point of Pn। हम ऐसे बोल सकते हैं कि P is a limit point of P। और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, और ऐसे भी लिख देते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा। फर्क इतना है कि वहां पे मॉड यूज करते थे और यहाँ पे मीट्रिक यूज करना है हमने। मीट्रिक आपको एग्जांपल भी मैंने कोट कर दिया। और Pn कन्वर्ज नहीं करेगा तो उसको डाइवर्ज बोलते हैं ना, ये क्लियर हो गया। अब रेंज, और रेंज क्या होता है? तो रेंज, ये जो सेट है स्टूडेंट, अगर जो इस सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं इस सीक्वेंस के, उसको ही रेंज बोलते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि 1, 1/2, 1/3, ये पॉइंट्स हैं, तो यही क्या बन सकते हैं, रेंज बन जाते हैं, ठीक। और रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो बीएससी लेवल का पढ़ा है। और अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगी, अगर उसकी रेंज बाउंडेड होगी। तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे ये एग्जांपल है, देखो 1/n वाला। इसमें देखो, इसमें x जो वो क्या है, आर स्क्वेयर ले लिया हमने, कॉम्प्लेक्स लिया इसमें, ठीक। तो पहला 1/n वाला तो हम डिस्कस ही कर लिया हमने, इसकी रेंज इनफाइनाइट होगी, है ना। इसमें वन वन आएगा, 1/2, 1/3, इस तरह से बनेगा ये। और एन स्क्वेयर ले लिया, ये भी डिस्कस कर दिया कि ये आपका कन्वर्स नहीं कर सकता, क्योंकि रुकेगा ही नहीं कहीं पे भी, स्टॉप होना चाहिए। उसी तरह से ये दोबारा रिपीट कर गया। उसी तरह से ये, अब ये इसमें इसमें क्या होगा, 1/n जो है वो जीरो को कन्वर्ज करेगा, तो डेफिनेटली ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, वन को कन्वर्ज करेगी। रेंज इसकी इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पे ये आयोटा रेस टू पावर एन है, तो ये या तो दो ही वैल्यूज आएगी, -1 और 1। आयोटा रेस टू पावर, सॉरी, या तो आयोटा की वैल्यू 1 पुट होगी तो आयोटा बनेगा, 2 पुट होगी तो -1 बनेगा। फिर आपके पास 3 पुट करेंगे तो माइनस आयोटा होगा। फिर बस इन दो में ये झूलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस होगी, वो बाउंडेड तो होगी लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगी। कभी कुछ वैल्यू आएगी, कभी कुछ वैल्यू आएगी। और जब 4 होगा तो 1 आएगा, तो ये चार वैल्यूज आ सकती हैं, आयोटा आएगा,